प्रोटोजोआ की टाइप्स को हम पढ़े थे। प्रोटोजोआ की टाइप्स के अंदर अमीबा, ज़ूफ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स, फोरामिनिफ्रॉन्स और एक्टिनोपोड्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हमारे पास इसकी लास्ट टाइप जो एक बच गई है वो है एपिकम्प्लेक्सॉन्स, और उसको हम आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। अच्छा, एपिकम्प्लेक्सॉन जो है ये एक लार्ज ग्रुप है पैरासिटिक प्रोटोजोआ का। पैरासिटिक प्रोटोजोआ का, पैरासिटिक प्रोटोजोआ, पैरासिटिक के जहाँ हमने बात की, हमने कहा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पैरासाइट्स जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ना कोई बीमारी या डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो एपिकम्प्लेक्सॉन्स जो हैं वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि एपिकम्प्लेक्सॉन्स जो हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक जो बड़ी एग्जांपल हमारे पास डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की एपिकम्प्लेक्सॉन्स के अंदर है वो हम कहते हैं दे आर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का नाम आपने ऑलरेडी पहले भी सुना होगा। बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जानते होंगे प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी कॉज करता है, और जिनको नहीं मालूम उनको हम ये बता देते हैं प्लाज्मोडियम तो जो है जनाब ये कॉज करता है मलेरिया। अच्छा, मलेरिया कैसी बीमारी है भाई? मलेरिया तो हम कहते हैं किसी मच्छर के काटने से होती है, तो प्लाज्मोडियम क्या चीज़ है? प्लाज्मोडियम क्या मच्छर होता है? नहीं तो। अच्छा, ये अब क्या क्या कहानी है इसके पीछे, इसको हम आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक एपिकम्प्लेक्सॉन्स की पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम मलेरिया के ऊपर और प्लाज्मोडियम के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, एपिकम्प्लेक्सॉन्स के हम देख रहे थे। एपिकम्प्लेक्सॉन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देखें, एक उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके अंदर कोई ख़ास लोकोमोटिव ऑर्गन जो है, लोकोमोशन के लिए ऑर्गन नहीं पाया जाता। ठीक है, दे लैक स्पेसिफिक लोकोमोटिव ये कह लें या लोकोमोशन ऑर्गन। ठीक है, ये इसके अंदर कोई ख़ास लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता, बल्कि ये जो मूव करते हैं इनके लिए स्पेशल प्रोसेस हम इसको कहते हैं फ्लेक्सिंग के थ्रू जो है ये ऑर्गेनिज्म मूव करता है अगर इसने करना है। अच्छा, लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं तो एपिकम्प्लेक्सॉन जो है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना लाइफ साइकिल जो है ऐसे हो सकता है कि अपनी लाइफ साइकिल के अंदर किसी खास स्टेज के ऊपर ये स्पोर्स प्रोड्यूस करें। ठीक है, स्पोर्स जो है वो हम जनरली प्लांट्स के अंदर देखते हैं। प्लांट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्पोर्स बनते हैं, तो जो एपिकम्प्लेक्सॉन्स हैं उनके अंदर भी स्पोर्स बन सकते हैं, और ये जो स्पोर्स हैं ये फिर आगे मज़ीद दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटर हो सकते हैं और फिर वो उनके अंदर डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, यानी इन्फेक्ट करने के लिए ये स्पोर्स यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, एपिकम्प्लेक्सॉन्स जो है एक और इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जो है वो एक होस्ट के अंदर गुजारते हैं और कुछ हिस्सा जो है वो किसी और होस्ट के अंदर, यानी कि दे स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का एक कुछ हिस्सा जो है इन वन होस्ट, एक होस्ट के अंदर, एंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा जो है वो इन अनदर होस्ट, एक और होस्ट के अंदर गुजारेंगे। ठीक है, यानी कि इनको अपनी ज़िंदगी या अपने पूरे प्रोसेस है ज़िंदगी का उसे कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत है। आधी ज़िंदगी वो एक के अंदर गुजारेंगे और आधी जो है वो दूसरे होस्ट के अंदर गुजारेंगे। ये सिर्फ इनके साथ नहीं बल्कि कुछ एनिमेलिया के अंदर जब हम इनवर्टिब्रेट्स को देखेंगे उनके अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट्स के अंदर जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एपिकम्प्लेक्सॉन्स के अंदर हमने ये देख लिया कि जो अपनी लाइफ है ये दो होस्ट इनको चाहिए। इसकी एग्जांपल की जब हम बात की, हमने कहा प्लाज्मोडियम इसकी एग्जांपल है, तो अब हम आ जाते हैं उस चीज़ के ऊपर जो हमने आपको पहले बताया था कि प्लाज्मोडियम किस तरह से ह्यूमन बींग्स के अंदर मलेरिया को कॉज करता है। ठीक है, अच्छा, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया किस तरह से कॉज करते हैं इसको हम देखेंगे। प्लाज्मोडियम जो है वो एक ऐसा एपिकम्प्लेक्सॉन है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर उनके ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है, और ब्लड के अंदर किस तरह से एंटर होता है? वो थ्रू मॉस्किटो हेल्प, विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो। एक मच्छर के काटने से, एक मच्छर के बाइट करने से ये ह्यूमन बींग्स के अंदर उनके ब्लड के अंदर
शामिल हो जाता है। अब वो जो मच्छर है वो कोई आम मच्छर नहीं हो सकता, एक ख़ास किस्म का मच्छर है जिसे हम कहते हैं, जिसका एक ख़ास नाम है एनोफ्लिस। ठीक है, तो ये जो एनोफ्लिस मॉस्किटो है, एनोफ्लिस एक फीमेल मॉस्किटो का नाम है, इसके अंदर प्लाज्मोडियम एंटर होता है और ये जो मॉस्किटो जब बाइट करता है किसी ह्यूमन बींग को तो फिर ये प्लाज्मोडियम एंटर हो जाता है ह्यूमन बींग के ब्लड के अंदर। अच्छा, ब्लड के अंदर तो ये एंटर हो गया, अब ये क्या करता है? अब ये करता है कि ये अपनी लाइफ का एक हिस्सा जो है, ये रिप्रोडक्शन का जो फेज़ है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर कैरी आउट करता है। वो किस तरह से कैरी आउट करता है कि इंसान का जो खून है वो कहाँ बनता है, हम कहते हैं कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं हमारे लिवर के अंदर। ठीक है, हमारा जो जिगर है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या करता है कि हमारे लिवर के अंदर चला जाता है, वहाँ पे जाके जब हमारे रेड ब्लड सेल्स डिवाइड होते हैं, नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, तो ये रेड ब्लड सेल्स का पार्ट बन जाता है। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल का हिस्सा बन जाता है और हिस्सा बनने के बाद ये क्या करता है कि जब रेड ब्लड सेल को बर्स्ट कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, अब एक रेड ब्लड सेल जब टूट जाता है, सपोज ये हमारे पास एक रेड ब्लड सेल है और इसके अंदर हमारे पास ढेर सारे प्लाज्मोडियम जो हैं, पहले इसके अंदर एक प्लाज्मोडियम एंटर होगा और वो फिर डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, और फिर वो ढेर सारे प्लाज्मोडियम हो जाएंगे। फिर होगा ये कि ये जो रेड ब्लड सेल है ये एट लास्ट जो है ये बर्स्ट कर जाएगा, सपोज ये टूट गया। ठीक है, अब ये टूटने के बाद होगा क्या कि ये सब के सब जितने भी पैरासाइट्स हैं ये बाहर निकल आएंगे। ठीक है, ये बाहर निकलेंगे और क्या करेंगे, ये आके मज़ीद जो नए रेड ब्लड सेल्स हैं, जो फ्रेश रेड ब्लड सेल्स हैं, ये उनके अंदर एंटर हो जाएंगे और फिर उनको मज़ीद डिजीज़ कॉज करेंगे, यानी उनको भी बर्स्ट करेंगे और इस तरह से पूरे के पूरे एक जो डिवीज़न का प्रोसेस है, जो नेचुरल प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो उनको डिस्टर्ब कर देंगे। और यही वजह है, ये वो स्टेज है जब ये जो बर्स्ट हो रहे हैं ना आपके रेड ब्लड सेल्स, ये वो स्टेज है जब आके इंसानों को, हमें ह्यूमन बींग्स को पता चलता है कि हमें मलेरिया हो गया और उसके कुछ ख़ास हमारे पास सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। तो इस तरह से हमारी यानी बॉडी जो सिम्टम्स तब शो करती है जबकि ये अफेक्ट हमारी बॉडी को कर चुका होता है। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको हम इस एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। अच्छा, इस डायग्राम में क्या बताया गया है, इस डायग्राम में हमें डिफरेंट स्टेजेस बताई गई हैं कि किस तरह से एक प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन बींग के अंदर डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले प्लाज्मोडियम के स्पोर्स हैं, ये आप कह सकते हैं कि ये जो है ये स्टेज 1 है, 1। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है कि प्लाज्मोडियम के जो डिफरेंट स्पोर्स हैं ये एंटर हो रहे हैं एक मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, अब ये नॉर्मल एनोफ्लिस मॉस्किटो था और इस मॉस्किटो के अंदर ये स्पोर जब एंटर हो गए तो ये एक वेक्टर बन गया। वेक्टर का मतलब है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बन गया जो कि कैरी कर रहा है अपने अंदर एक पैरासाइट को। ठीक है, अब ये वाला जो मॉस्किटो बाइट करेगा आके किसी ह्यूमन बींग को, अब ये एक नॉर्मल ह्यूमन बींग, ठीक है, जिसे कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन बींग है। ये मॉस्किटो जब आके इस ह्यूमन बींग को बाइट करेगा तो क्या होगा कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये एंटर हो जाएगा, ये जो प्लाज्मोडियम के स्पोर्स हैं ये एंटर हो जाएंगे इस ह्यूमन बींग के अंदर। इस ह्यूमन बींग के अंदर एंटर होकर वो करेंगे क्या कि वो लिवर में जाके इन्फेक्ट करेंगे। लिवर के में इन्फेक्ट इस तरह से करेंगे कि वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर चले जाएंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे और इस ये जो ह्यूमन बींग है इसको बीमारी हो जाएगी। ठीक है, इससे मलेरिया हो जाएगा। अब मलेरिया तो इसे हो गया, अब होगा ये कि ये पूरा का पूरा साइकिल होता है जो कि आगे कंटिन्यू होता है। ये कंटिन्यू इस तरह से होता है कि अब मज़ीद जो बाकी मॉस्किटोज़ हैं वो अगर आके इस ऑर्गेनिज्म, इस जो इंडिविजुअल है, ये एक ह्यूमन बींग है, इसको आके बाइट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसके ब्लड के अंदर मलेरिया के जरासीम जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब जब ये मच्छर जो है ये आके इस ऑर्गेनिज्म को बाइट करेगा तो ये होगा कि इसके अंदर फिर दोबारा से मलेरिया के, या आप कह सकते हैं प्लाज्मोडियम स्पोर्स जो हैं वो इसके अंदर दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट वेक्टर था, ये सेकंड वेक्टर है, अब इसके अंदर भी प्लाज्मोडियम के जरासीम आ गए तो होगा ये कि ये वाला मच्छर अब आगे जाके और जो मज़ीद जो ह्यूमन बींग्स हैं, कोई भी जो लोग हैं, उनको जाके जब बाइट करेगा तो उनके अंदर भी यही जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये आगे फिर चलना शुरू हो जाएगा, यानी इसको भी ये इन्फेक्ट करेगा। फिर इस ऑर्गेनिज्म को कोई मच्छर और आके काटेगा तो उसके अंदर भी जो है वो
जरासीम आ जाएंगे यानी प्लाज्मोडियम उसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो इसी तरह से चलता जाएगा। एक और मुझे पिक्चर मिली बहुत अच्छी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से किस हद तक जो है वो हमारे रेड, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट रेड ब्लड सेल्स की पिक्चर आपको दिखाई गई है कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो यहाँ पे ये आपके पास नॉर्मल हैं, ये जितने भी हैं ये सब नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये वाला जो सेल है या ये जो सेल है ये इन्फेक्टेड सेल्स हैं और इसके अंदर हमें छोटे छोटे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्लाज्मोडियम दिख रहा है और किस तरह से एक रेड ब्लड सेल की क्या हालत होगी और ये इस तरह से बर्स्ट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम जो है वो इसके अंदर से रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये जो रिलीज़ होंगे प्लाज्मोडियम ये आगे जाके मज़ीद ये जो नॉर्मल जितने भी सेल्स हैं ये इनको इन्फेक्ट करते जाएंगे और एक ही वक्त में हमारे पास हज़ारों की तादाद में सेल्स जो हैं वो टूटते जाते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं और उसकी वजह से हमें डिजीज़ कॉज होती है। तो ये हमने देख लिया कि हाउ प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया, ठीक है। और हम बेसिकली पढ़ क्या रहे थे, हम एपिकम्प्लेक्सॉन जो कि एक प्रोटोजोआ की एक टाइप है, प्रोटोजोआ का एक ग्रुप है, बेसिकली हम उसको स्टडी कर रहे थे। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक है, यहीं पे हम इसको ख़त्म करेंगे और थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या क्या कुछ पढ़ा। हमने सबसे पहले तो बात की थी कि हम पढ़ रहे थे प्रोटोजोन्स को, प्रोटोजोन, ठीक है। प्रोटोजोआ के अंदर फिर हमने देखा था कि इसकी मज़ीद आगे से टाइप्स हैं। एक हमने इसकी टाइप देखी अमीबा, उसके बाद हमने एक और टाइप देखी ज़ूफ्लैजिलेट्स, अच्छा उसके बाद हमने एक और टाइप देखी एक्टिनोपोड्स को हमने देखा। एक्टिनोपोड्स के अंदर हमने फोरामिनीफेरॉन्स को भी देखा, फोरामिनीफेरॉन्स को देखा। उसके अलावा हमने सीलिएट्स को देखा और आज के लेक्चर के अंदर फिर हमने एपिकम्प्लेक्सॉन्स को देखा, कम्प्लेक्सॉन्स, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली प्रोटोजोन्स के टाइप्स इनको देखा। थोड़ा थोड़ा हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करते जाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर और इनकी कोई ख़ास डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा हमने ये देखा था कि अमीबा जो मूव करता है वो सूडोपोड्स के थ्रू मूव करता है। इसके एग्जांपल्स के अंदर हमने कहा था कि एक जाइंट अमीबा आ जाता है या फिर एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इसकी एक एग्जांपल है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डायसेंट्री कॉज करती है। उसके बाद हमने ज़ूफ्लैजिलेट्स को पढ़ा था। ज़ूफ्लैजिलेट्स के अंदर हमने क्या देखा था कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी कॉलोनीज भी हो सकती हैं। हमने कहा था कि जो मूव करते हैं तो ये वन से ज़्यादा फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं और इसकी एग्जांपल्स के अंदर हमने कहा था कि ट्राइपेनोसोमा इसकी एग्जांपल है, यूग्लिना एग्जांपल है, ट्राइकोनिम्फास इसकी एग्जांपल है। इस तरह से हमने और कुछ एग्जांपल्स भी इसकी स्टडी की थी। उसके बाद हम आ गए थे सीलिएट्स के ऊपर। सीलिएट्स को हमने पढ़ा था। सीलिएट्स के अंदर हमने देखा था कि ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और सीलिएट्स यूनिसेलुलर होते हैं। सीलिया इनको मूव करने के लिए हेल्प करता है। इसकी एग्जांपल में हमने पैरामीशियम को देखा था। एक्टिनोपोड्स और फोरामिनीफेरॉन्स को हमने इकट्ठे देखा था। हमने कहा था ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके ऊपर एक शेल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये मूव करते हैं सूडोपोड्स के थ्रू। ये जो फोरामिनीफेरॉन्स हैं ये मूव करते हैं सूडोपोड्स के थ्रू, बोथ एक्टिनोपोड्स एंड फोरामिनीफेरॉन्स। और इनकी एग्जांपल्स के अंदर रेडियोलेरियंस और फोरम्स, इनकी एग्जांपल्स के अंदर रेडियोलेरियंस और फोरम्स जो हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद हमने आज के लेक्चर में एपिकम्प्लेक्सॉन्स को पढ़ा। एपिकम्प्लेक्सॉन्स हमने कहा कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके अंदर कोई ख़ास लोकोमोशन का ऑर्गन जो है वो नहीं पाया जाता। और इसके एग्जांपल्स के अंदर हमने प्लाज्मोडियम को देखा और हमने देखा कि प्लाज्मोडियम एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरह से डिजीज़ कॉज करता है उसका पूरा लाइफ साइकिल को हमने देखा। तो ये आज के लेक्चर के बाद हमारे पास प्रोटोजोन्स का जो एक ग्रुप है प्रोटिस्टा के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। हमने प्रोटिस्टा के ग्रुप की जहाँ बात की थी उसको भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। प्रोटिस्टा के ग्रुप्स थे हमारे पास। फर्स्ट वाला जो था वो था प्रोटोजोआ जो कि आज हमारा कंप्लीट हो गया प्रोटोजोआ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्गी और उसके बाद हम पढ़ेंगे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एल्गी से आगे कंटिन्यू करेंगे।